सेवन्थ क्लास के विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था, आज ये समाप्त हो जाएगा। इसमें मात्र 2 टॉपिक हैं जो आज आपको करने हैं। कल हमने जो समाप्त किया था मानव पाचन तंत्र, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया था कल। आज घास खाने वाले जंतु जो हैं, जैसे गाय है, भैंस है, हिरण है, बकरी है, खरगोश है, ये शाकाहारी जीव है। तो शाकाहारी जीव जो होते हैं उनमें पाचन किस प्रकार का होता है, ऐसे जंतुओं के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात हमारा टॉपिक क्या हुआ, शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन। बच्चों, आपने देखा होगा शाकाहारी जंतु किस तरह से भोजन करते हैं, यानी किस तरह से वो खाते हैं, किस तरह से वो भोजन पचता है। आप ये तो जानते ही हो भाई, शाकाहारी जंतु जो होते हैं घास, पेड़ों की पत्तियां, इनको खाते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में कौन सा पदार्थ रहता है, सेलुलोज। सेलुलोज ये हालांकि ग्लूकोज का ही एक रूप है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है, परंतु एक जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ होने के कारण इसका पाचन भी आसानी से नहीं होता। तो जो शाकाहारी जंतु है वो इसको किस तरह से पचाते हैं। आप जब भी किसी शाकाहारी जंतु को देखते हो, नहीं देखा है तो आप देखना ध्यान से, वो क्या करते हैं, जब उनको खाने के लिए कोई चीज मिलती है, जैसे घास खा रहे हैं, तो उस वक्त जल्दी जल्दी घास को खाकर निगल जाते हैं। निगलने के बाद में आमाशय जो होता है, आमाशय के एक भाग में उसको एकत्रित कर लेते हैं। क्योंकि इनका जो आमाशय होता है कितने भागों में डिवाइड रहता है, 4 भागों में डिवाइड रहता है शाकाहारी जंतुओं का। तो आमाशय के एक भाग में उसको एकत्रित कर लेते हैं, जो भी ये खा रहे हैं अपना खाना भोजन, उसको वहां पर उसका आंशिक पाचन होता है। उसके पश्चात ये क्या करते हैं, जो भोजन इन्होंने निगला है उसको पिंडकों के रूप में, यानी कि छोटे छोटे गोलों के रूप में वापिस मुख में लाते हैं वो, और फिर उसको ढंग से चबाते हैं, फुर्सत में चबा करके फिर निगलते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं जुगाली करना। क्या कहते हैं, जुगाली करना। फिर ये भोजन पेट में जाता है और फिर उसका पाचन होता है, पूर्ण पाचन। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो कुछ जंतु होते हैं, जैसे घोड़ा, खरगोश, इनके अंदर छोटी आंत यानी क्षुद्रांत, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनके बीच में एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है। इस थैलीनुमा रचना में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। इसको कहते हैं अंधनाल। क्या कहते हैं, अंधनाल। ये सेलुलोज का पाचन करते हैं, पूर्ण रूप से पाचन करते हैं। इस थैली को कहते हैं अंधनाल। इसमें सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु सेलुलोज का पूर्ण पाचन करते हैं। हर एक जंतु जो होता है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, और हर एक जंतु में ये नाल नहीं पाई जाती। तो खरगोश, घोड़ा आदि में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है। इस थैलीनुमा रचना को कहते हैं अंधनाल। अंधनाल में अनेक जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है। इस तरीके से शाकाहारी जंतुओं में पाचन होता है। शाकाहारी जंतुओं को रूमिनेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमिनेंट। रूमिनेंट कहलाते हैं क्योंकि जुगाली करते हैं। पहले भोजन को निगल लेते हैं, आमाशय के एक भाग में वो एकत्रित रहता है, फिर उसको पिंडकों के रूप में वापस मुख में लाते हैं, फिर उसको ढंग से चबाते हैं, चबाने के बाद में निगलते हैं, फिर उस भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इस तरह से शाकाहारी जंतुओं में भोजन का पाचन होता है। शाकाहारी जंतु को क्या कहते हैं, रूमिनेंट। ठीक है। नेक्स्ट,
कुछ एक कोशिकीय के जंतु जिनका पूरा शरीर ही एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा, उसमें किस तरह से भोजन का पाचन होता है, किस तरह से पोषण होता है, वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो अब अपना लास्ट टॉपिक है अमीबा में पाचन। बच्चों, आप सब जानते हो अमीबा जल में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, अर्थात इसका पूरा शरीर ही मात्र एक कोशिका का बना होता है। जब इसका पूरा शरीर ही एक कोशिका का बना होता है तो इसमें ना मुख होता है, ना दांत होता है, ना आमाशय होता है, ना छोटी आंत बड़ी आंत होती है। इसमें भोजन का पाचन एक विशेष प्रक्रम के द्वारा होता है। वो प्रक्रम क्या है वो आपको जानना है। पहले हम अमीबा के स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमीबा होता कैसा है, इस तरह से होता है। ये बीचों बीच में केंद्रक होता है। ये कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये जो चारों तरफ उभार होते हैं, उंगली के सदृश उभार है, इनको कहते हैं पादाव। क्या कहते हैं? पादाव। ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब होता क्या है अमीबा में, जैसा मैंने बताया इसका पूरा शरीर ही मात्र एक कोशिका का बना होता है, तो इसमें मुख, दांत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह कुछ नहीं होते। और ये इतना छोटा होता है अमीबा कि आप इसको आंखों से भी नहीं देख पाते। बहुत सूक्ष्म जीव है। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जब ये इतना छोटा जीव है तो इसका भोजन भी बहुत छोटा होता होगा, नेचुरल बात है। तो जब भी कोई भोजन का कण इसके पास में आता है, किसके? अमीबा के, जैसे ये भोजन का कण है, क्या है ये? भोज्य कण। तो अमीबा क्या करेगा, इस भोज्य कण के चारों तरफ इसको घेर लेगा कोशिका झिल्ली से, और एक खाद्य दानी का निर्माण कर लेगा इस तरह से। इस तरह से समझ रहे हैं आप? भोजन के कण को इसने घेरना शुरू कर दिया है अपने पादाब के द्वारा। फिर ये जो पादाब होते हैं ये एक दूसरे से इस तरह से मिल जाते हैं, यो इस तरह से, यो ऐसे। और भोजन का कण इसके अंदर ये थैलीनुमा रचना जो होती है ये वाली, इसको कहते हैं खाद्य धानी। खाद्य धानी कहते हैं। इसमें ये भोजन का कण आ जाता है। अब पाचक रस स्रावित होंगे इसके अंदर। क्या स्रावित होंगे? पाचक रस। पाचक रस इस भोज्य कण को और छोटे छोटे कणों में, सरलतम कणों में तोड़ देगा, ठीक है। फिर इसमें से जो भोज्य रस है, उस भोज्य रस को अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है, और बाकी का जो अपचित भोजन होता है उसको बाहर त्याग देता है, ठीक है। इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। समझे आप? दोबारा समझे एक बार। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जल में पाया जाता है। इसमें भोजन का पाचन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। अंगुली जैसे इसमें प्रवर्ध हुए उभार पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं क्या? पादाब। जब कोई भोजन का कण इसके पास में आता है तो पादाब उस भोजन के कण को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं और एक खाद्य धानी का निर्माण करते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस इस भोज्य कण को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और अमीबा भोजन का पाचन कर लेता है, उसमें से खाद्य पदार्थों का अवशोषण कर लेता है। जो पाचक रस है वो भोजन के कणों को तोड़ देंगे छोटे छोटे कणों में, और भोज्य रस जो प्राप्त होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से अमीबा में भोजन का पाचन होता है।
इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है आज।